हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीईओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है और आगे जो आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें जो एस्से आता है मेंस के एग्ज़ाम में, उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे हम सोचेंगे किसी इस एस्से को और उसका फ्रेम कैसे बनाएँगे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो साहित्य और संस्कृति सब्जेक्ट, राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ, परियोजनाएँ, ये देख लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएँ हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ, उनका निदान, ये वाला टॉपिक देख लिए। और इसके पहले के वीडियो में दोस्तों हम विज्ञान और पर्यावरण वाला सेक्शन भी देख लिए हैं। आज नंबर है प्राकृतिक आपदाएँ एवं उसका निवारण। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक अगर आता है, तो उसके बारे में देखिए, मैं रटाता नहीं हूँ किसी भी एस्से को कि आपको किसी एस्से को रट के कैसे जाना है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपदा एवं प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, तो आप एस्से को सोचेंगे कैसे? पढ़ना कैसे है, ये तो तमाम किताबें आपके पास हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन आप उसको सोचेंगे कैसे, आप उसका फ्रेम कैसे बनाएँगे, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? आप इंट्रो में क्या-क्या चीज़ें कैसे लिखनी चाहिए आपको, उसके बाद आपको बॉडी में क्या लिखनी चाहिए, ये सब चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है कि अभी तक के जो वीडियोज़ हैं दोस्तों, वो आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको यूज़फुल लगा होगा। इसीलिए मैं अपना अगला वीडियो भी बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है प्राकृतिक आपदाएँ। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले बस यही विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और अपने साथ के जो दोस्त हैं, उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो देखिए, प्राकृतिक आपदा, ठीक है? प्राकृतिक आपदा में कोई भी टॉपिक हो, ठीक है? टॉपिक कोई भी हो दोस्तों, स्ट्रक्चर उसका हमेशा सेम होगा, ठीक है? लेकिन स्ट्रक्चर पे पहुँचने से पहले हम देख लेते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा है, उस पे कैसे किस तरह से टॉपिक बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, आपदा 3 तरह की हो सकती है। पहला नेचुरल हो सकती है, दूसरा मैन मेड हो सकती है, मतलब कि हमारे आपके क्रियाकर्मों का ये फल होता है, और तीसरा स्पॉन्टेनियस होता है, जो अचानक से आ जाता है। ऑलमोस्ट नेचुरल होता है, लेकिन कभी-कभी इंसान की गलतियों से भी हो सकता है। तो इसका उदाहरण आप मान लीजिए कोविड-19, ठीक है? कोरोना वायरस। नेचुरल में आप उदाहरण देख सकते हैं कि चाहे वो वोल्केनो हो, ठीक है? या फिर अर्थक्वेक मान लीजिए, या फिर साइक्लोन हो, ये सब चीज़ें। उसके साथ-साथ लैंडस्लाइड। देखिए, ये एग्ज़ाम्पल है, आप इसमें और भी सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक आपदा के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद जो मैन मेड, मतलब कि हमारे आपके कर्मों का जो फल है, उसमें क्या-क्या हो सकता है? केमिकल डिज़ास्टर हो सकता है, ठीक है? बायोलॉजिकल डिज़ास्टर हो सकता है, उसके बाद न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो सकता है, ठीक है? न्यूक्लियर डिज़ास्टर। तो ये 3 तरह की चीज़ें। उसके बाद स्पॉन्टेनियस में हमने देखा कि कोई भी डिज़ीज़ आउटब्रेक हो गया, या फिर अचानक से कोई ऐसी समस्या आ गई वैश्विक लेवल पे, जो कि पहले हम नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, है ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें आप क्लाइमेट चेंज की ही बात ले लीजिए। हालाँकि ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा मार्केट में है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग हो गई, राइट? ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हमारी आपदाएँ हैं, इसके बारे में है। ठीक है? अब ये तो बात हो गई कि प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इससे पूछा जाएगा, उसका रेंज क्या हो सकता है। अभी हमको ये देखना है कि जो प्राकृतिक आपदा वाला हमारा टॉपिक होगा, उसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई आपदा है, तो आपदा में आप ये नहीं बता सकते कि इंट्रो में आप बताइए कि ये क्या है, ठीक है? या और मतलब कि अगर आपको बताना है कि क्या है, तो आप क्या बताएँगे कि अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या होता है, ठीक है? ये सब जानता है, तो इसको आप बचिए यहाँ पे कि भूकंप क्या है। आप आपदा वाले में जो आपका इंट्रो होना चाहिए दोस्तों, वो कोई उदाहरण ले लीजिए, कोई एक उदाहरण ले लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ हो, ह्यूमन लॉस हुआ है, और उसके साथ-साथ देखिए, ह्यूमन लॉस होगा तो हमारा जो इकोनॉमिक लॉस है, वो भी होगा। ह्यूमन लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है। आप कोई एक बड़े आपदा का उदाहरण ले लीजिए, आपदा कोई भी हो, कोई साइक्लोन है उसका उदाहरण ले लीजिए, कोई बड़ा अर्थक्वेक है उसका उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो उदाहरण इंडिया का हो या फिर विश्व का, विश्व लेवल पे कोई भी उदाहरण, एक उदाहरण लेकर के आप आपदा वाले एस्से की शुरुआत कर सकते हैं।
ठीक है, तो इंट्रो में आपको एक उदाहरण लिख देना है और उससे होने वाली क्षति के बारे में लिख देना है। ये हो गया आपका इंट्रो। अब बात आती है बॉडी की। ठीक है, बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट होगा दोस्तों, वो आप शुरू करेंगे कारण से। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, हमेशा देखिए प्राकृतिक आपदा या फिर मानव जनित आपदा, कोई भी आपदा हो, उसके कारण हमेशा दो होते हैं। ठीक है, पहला कारण होता है जो कि मानव जनित होता है। ठीक है, और दूसरा जो कारण होता है वो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक कारण। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए अर्थक्वेक का उदाहरण हम लें, तो प्राकृतिक कारण यही होता है कि प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से आपदाएं आती हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो प्राकृतिक कारण सापेक्ष रूप से हो गया। उसके बाद मानव इसमें क्या करता है, हालांकि अब प्लेट्स को तो हम खिसकाते नहीं हैं, तो अगर हम अर्थक्वेक का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन मानव इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अगर आज किसी भी जगह पे यह माना जाता है कि आज यहाँ भूकंप नहीं आता है, ये माना जाता है कि भूकंप यहाँ पे आता नहीं है, लेकिन मानव ऐसी घटनाएं घटित करता है, ऐसे कुकर्म करता है कि आने वाले समय में वह क्षेत्र भी भूकंप से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक कारण है, कारण में अगर हम देखेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो कारण भी प्राकृतिक होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मानव का क्या रोल है, मानव का रोल ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो आने की क्षमता है, मतलब वो साल में अगर एक बार आ रहा है तो 5 बार आने लगेगा, साल में अगर वो एक बार आता था तो 10 लोगों को मारता था, 10,000 लोगों को मारने लगा है, तो मतलब मानव क्या करता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप उसका कारण लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों कारण के बाद आपको लिखना है निवारण। निवारण भी हमेशा दो तरह के होने चाहिए। एक ये कि जो प्राकृतिक हमारा वातावरण है, जो प्राकृतिक संरचना है, उसमें हम कम से कम छेड़खानी करें, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो निवारण होगा, जैसे हम पीछे वाले सेक्शन में देखे थे उसी लेवल पे, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे आपको दो लेवल दिखाना है, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे सेंदई फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सेंदई फ्रेमवर्क का उदाहरण लिख सकते हैं। सेंदई फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा सा है। ठीक है, ये हो गया जो निवारण है, उसमें गवर्नमेंट लेवल पे क्या किया जा रहा है या फिर क्या करना चाहिए, वो गवर्नमेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल दोनों पे हो सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारा एनजीओ है, ठीक है, या फिर सिविल सोसाइटीज हैं, उनको क्या करना चाहिए, एकदम सेम वैसे ही आंदोलन चलाने चाहिए। ठीक है, मूवमेंट चलानी चाहिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैल सके। ठीक है, और गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है, कैसे, कोई कैंपेन लॉन्च कर दे। ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, इस तरह से कैंपेन क्रिएट करके वो क्या कर सकता है, लोगों में जागरूकता फैला सकती है। और जागरूकता बहुत ही महत्व की चीज है जब आप किसी भी आपदा से निपटने की बात करते हैं। ये बात हो गई एनजीओ की। अगर हम कंपनीज की बात कर लें, ठीक है, कंपनीज में दो तरह की चीजें हैं। एक तो कारपोरेट जो जगत है हमारा, वो क्या कर सकता है, और दूसरा जो हमारा मीडिया है। अब देखिए इसमें मीडिया में सारे मीडिया आप ले लीजिए, एक एक करके मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें आप सोशल मीडिया ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, प्रिंट मीडिया ले लीजिए, ठीक है, कोई भी मीडिया। कारपोरेट सेक्टर क्या करेगा, कारपोरेट का जो इनका सीएसआर है वो अपना यूज करें। उसके बाद जो मीडिया का काम है, ये टू वे कम्युनिकेशन का काम करें और फैसिलेट करें कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, लोगों को सही सूचना प्रोवाइड करवाए और गवर्नमेंट को भी ये सूचना सही समय पे प्रोवाइड करवाए ताकि जो पॉलिसीज है वो सही समय पर बनाई जा सके। ठीक है, तो ये हो गया निवारण की बात। ठीक है, कि कैसे हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आप जो निवारण वाला सेक्शन है, ये तो एक ब्रॉड रेंज हो गया। अब इसमें जो निवारण वाला सेक्शन है, इसको आप कैसे माइन्यूट लेवल पे लिखेंगे, लिखने से पहले मतलब सोचना पड़ता है, तो मतलब ये कि सोचेंगे कैसे। जब भी किसी आपदा के निवारण के बारे में आप सोचिए दोस्तों, मतलब कि आपको ये बताना है कि आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में हम किसी भी आपदा का जो प्रभाव है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको लिखना है, निवारण के बाद वाला सेक्शन जो होगा, तो वो आप 3 लेवल पे सोचिए।
कोई भी आपदा आने से पहले, ठीक है, आपदा आने से पहले हमको ऐसा क्या-क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपदा आ गई, तो आपदा के समय हमको क्या-क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद आपदा जब खत्म हो गई, तो आपदा के बाद हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपदा के बाद हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब आप निवारण के बारे में लिखेंगे ना, जब वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछे, तो आप इस 3 लेवल पे सोचिए और सोच-सोच के लिखिए। तो जो आपका एस्से होगा वो बहुत ही सुसज्जित ढंग से दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपदा से पहले हमको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी आपदा के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि सूचना हो उनके पास। अब सूचना कैसे दी जा सकती है? जैसे मान लीजिए कि फ़ोरकास्टिंग की जाती है, मतलब कि पहले से ही सूचना दे दी जाए कि हाँ, यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। तो ये होगा कि साइक्लोन आने वाला है तो लोग तैयारी कर लेंगे तो जो उससे नुकसान होने वाला है वो कम हो जाएगा, ठीक है? जो दूसरा प्रयास करना है वो ये है कि उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, मतलब उनकी क्षमता का विकास करना है। जब भी किसी भी आपदा से लड़ने की बात हो, ठीक है? उनको इस तरह से तैयार करिए किया जाए, जैसे देखिए क्या है कि कहीं पे भी आपदा, अगर मान लीजिए ये माना जा रहा है कि यहाँ पे आपदा आएगा, तो वहाँ के लोगों को इस तरह से स्किल कर दीजिए कि जब आपदा आए तो वो अपना ख़्याल कम से कम खुद रख लें। और इसके लिए ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपदा के क्षेत्र हैं, दोस्तों उसकी ज़ोनिंग कर दी जाए। ठीक है? मतलब ये कि भारत सरकार यह प्रयास करे कि एक मैप जारी करे, उसमें हर एक आपदा का क्षेत्र बताया जाए। जैसे मान लीजिए कि उस मैप में यह बताया गया है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ये क्या हैं? साइक्लोन से ग्रसित हैं, यहाँ पे हमेशा साइक्लोन आता है। तो जो कोस्टल एरिया में लोग रहने वाले हैं, उनको साइक्लोन के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। साइक्लोन से लड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो ये तो बात हो गई आपदा से पहले हमको क्या करना चाहिए। अब दूसरी बात कि आपदा के दौरान हमको क्या करना चाहिए? इसमें देखिए रोल 3 लोग का है। पहला, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? दूसरा, जो हमारी मीडिया है उसको क्या करना चाहिए? और जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको रेस्क्यू करना चाहिए कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनको बचाया जाए, उनकी हानि कम हो, ठीक है? और रेस्क्यू के साथ-साथ उनके लिए हेल्थ, ठीक है? जो हेल्थ की व्यवस्था है वो की जाए। उसके साथ-साथ खाने की व्यवस्था की जाए। ठीक है? पीने की व्यवस्था की जाए, मतलब पीने की नहीं, पानी पीने की व्यवस्था की जाए, ठीक है? उसके बाद अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि अचानक से वो कुछ ऐसी आपदा आती है, तो उस अचानक आपदा से निपटने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो हेल्थ एंड सॉरी रेस्क्यू टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान में देनी है। अगर आप देखिए कोई फैक्ट्स नहीं लिख रहे हैं, यही सीधा-सीधा लिख रहे हैं ना, तब भी आपका इससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आपदा के समय आपने देख लिया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब देखना है कि मीडिया को क्या करना चाहिए। फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट काम जो मीडिया को करना है, वो गुमराह ना करे लोगों को, ठीक है? पैनिक ना करे लोगों को, सही सूचना दे और कुछ इस तरह से सूचना दे कि लोगों के अंदर पैनिक ना डेवलप हो, मतलब लोग घबरा ना जाएँ। ये मीडिया का काम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? उल्टा। उल्टा कैसे होता है? वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पता नहीं कहाँ-कहाँ से इमेज लेकर के, फुटेज लेकर के लोगों को दिखाते हैं और पैनिक बनाते हैं। तो ये काम हो गया मीडिया का कि सही इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को पैनिक होने से बचाएँ, ठीक है? और उनमें जो घबराहट है, जो उनमें बेचैनी है, उसको कम करने के लिए काम करें। उसके बाद लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ कोऑर्डिनेशन, मतलब ये कि कुछ लोग क्या होता है कि आपदा आ गया तो उसी टाइम पे अपना दुश्मनी निकाल लेते हैं, ठीक है? ऐसा ना करें। लोग जो है क्या करें, एक-दूसरे का सहयोग करें और एक-दूसरे के साथ मिलकर लड़ने का प्रयास करें, पैनिक ना हो, धैर्य रखें, ठीक है? इस तरह से आप आपदा का जो मानव का रोल होना चाहिए, कॉमन पीपल का रोल होना चाहिए, वो रोल होना चाहिए कि शांत रहें, धैर्य रखें और जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जो उन काम कर रही हैं, उनके काम में बाधा ना डालें। किसी भी तरह का जो पॉलिटिकल मोटिव होता है, उसमें ना पड़े, ठीक है? तो इस तरह से लोगों का रोल हो गया। उसके बाद आपदा के बाद क्या करना चाहिए? इसमें देखिए सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट आपदा के बाद क्या कर सकती है? बिल्ड बैक बेटर, ठीक है? मतलब ये कि जो भी चीज़ें नुकसान हुई हैं, उसको फिर से तो बनाना है। जो भी नुकसान हुआ है उसको फिर से तो बनाना है, लेकिन इस तरह से बनाना है कि ताकि
आगे जब कोई आपदा उस तरह की आए तो उससे कम से कम नुकसान हो। तो इसको बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर। ये तो बात हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो बिल्ड बैक बेटर है उसमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं आता। इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया मतलब कि रोड, रेल, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, है ना, मेडिसिन, हॉस्पिटल, ये सब सारी चीजें। उसके साथ लोगों का जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसका रिहैबिलिटेशन करें, लोगों का जो घर चला गया है उसका रिहैबिलिटेशन करें, उसके साथ साथ जो उनका मानसिक उत्पीड़न हुआ है उसका समाधान निकालें। तो इस तरह से जो बिल्ड बैक बेटर का प्रोसेस होना चाहिए वो उसका रेंज हर क्षेत्र में होना चाहिए, सोशल से लेकर के इकोनॉमिक तक। ठीक है, तो इस तरह से आप आपदा वाला जो सेक्शन है आपका, इस तरह से आप अपना इससे लिख सकते हैं। तो अगर हम फाइनली देखें कि इसमें हमको क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपदा का जो उदाहरण के रूप में आप उसकी शुरुआत कर दीजिए, फिर उसके बाद उसका कारण बता दीजिए, फिर उसका निवारण बता दीजिए, और निवारण का एक पार्ट आप बताइए कि जो हम प्राकृतिक रूप से निवारण कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, और मानव इसमें क्या कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो निवारण वाला अगला सेक्शन होगा उसमें आपको सोचना है कि निवारण करते समय हमको इन बातों को ध्यान में रखना है। जो डिजास्टर के पहले वाला मैटर है, फिर अगर डिजास्टर आ गया तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद डिजास्टर के बाद हमको क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका एक कंक्लूजन भी हो जाएगा। कंक्लूजन में ये जो बिल्ड बैक बेटर वाला जो लास्ट वाला आपका फेज होता है, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वाला, ये बहुत ही बेहतरीन कंक्लूजन होता है। तो आप अपना इससे यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपदा वाले सेक्शन में अब ऐसे लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।